तो अभी अपन ने पढ़ा था oogenesis क्या होता है। oogenesis प्रोसेस में अपन ने देखा कि ओवम का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि जो ओवम का जो फॉर्मेशन हुआ है उस ओवम की स्ट्रक्चर कैसे होती है। ठीक है, उसकी वो जो है किस तरीके से दिखाई देता है, क्या उसकी मॉर्फोलॉजी होती है, क्या उसकी स्ट्रक्चर होती है, तो वो अपन पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ए ओवम। ठीक है, तो देखिए ओवम जो होती है वो ह्यूमन बीइंग की सबसे लार्जेस्ट सेल होती है और इसका जो नॉर्मल डायमीटर सॉरी इसका जो नॉर्मल साइज होती है वो कितनी होती है 130 माइक्रोन। ठीक है, अगर रेंज की हम बात करें तो ये 120 से लेके 150 माइक्रोन होती है। अगर एवरेज की बात करें तो ये कितनी होती है 130 माइक्रोन होती है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि बॉडी की ह्यूमन बीइंग की सबसे लार्जेस्ट सेल तो क्या होती है, ओवम होती है। अब आपसे पूछा जाए कि जो ह्यूमन बीइंग है उसकी सबसे लॉन्गेस्ट सेल क्या होती है, ये लार्जेस्ट होती है। और लॉन्गेस्ट सेल क्या होती है, तो लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है, न्यूरॉन होती है। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है ह्यूमन बीइंग की वो न्यूरॉन होती है। इसकी जो नॉर्मल लेंथ होती है वो कितनी होती है, 1 से 1.5 मीटर होती है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपसे पूछे कि बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या होती है, तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल अगर हम मेल में बात करें तो वो होती है स्पर्म। और इसकी जो साइज होती है वो अपन ने पढ़ी थी कितनी होती है, 25 माइक्रोन होती है। तो ये तो मेल में होती है। अगर बात पूछे आपसे कि फीमेल की सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या होती है, तो फीमेल में सबसे स्मॉलेस्ट जो सेल होती है वो प्लेटलेट्स होती है। और प्लेटलेट जो होती है इसकी नॉर्मल साइज कितनी होती है, 2.5 माइक्रोन। ठीक है, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है। ठीक है, तो अपन अपन ने पढ़ा कि जो ओवम होता है, ठीक है, वो जो ओवम होता है उसकी नॉर्मल साइज कितनी होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए ओवम जो होता है ये मोस्टली 3 टाइप की लेयर से मिलके बना होता है। तो इसकी जो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उस लेयर को बोला जाता है इस लेयर जो है इसको क्या बोलते हैं, कोरोना रेडियंटा। ठीक है, कोरोना जो टर्म होता है इसका मतलब होता है क्राउन से, और क्राउन जो होता है इसका मतलब किससे होता है, ताज से। ठीक है, तो बाहर से ये जो लेयर होती है वो इस तरीके से अपीयर होती है जैसे क्या हो, ताज हो। ठीक है, ताज जैसा अपीयरेंस होने की वजह से इसको बोलते हैं कोरोना। और रेडियंटा जो होता है, रेडियंटा का मतलब होता है रेडियंट होना। तो इसमें देखिए ये इस स्पेसिफिक टाइप की सेल पाई जाती है जिनको ग्रेनुलोसा सेल कहा जाता है। और ये ग्रेनुलोसा सेल जो होती है वो ग्राफियन फॉलिकल से माइग्रेट होकर के आती है, ग्राफियन फॉलिकल से रेडियंट होके आती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, रेडियंटा। ठीक है, क्राउन जैसा अपीयरेंस होने की वजह से कोरोना, और ये माइग्रेट कहाँ से होती है, रेडियंट कहाँ से होती है, ग्राफियन फॉलिकल से रेडियंट होती है। इस वजह से आउटर मोस्ट जो लेयर होती है ओवम की उसको क्या बोलते हैं, कोरोना रेडियंटा। ठीक है, और ये जो ग्रेनुलेसा सेल होती है ये क्या करती है, इस ओवम को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, दूसरे टाइप की जो सेल होती है, सॉरी दूसरे टाइप की जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा लेयर। ठीक है, जोना पेलुसिडा लेयर जो होती है वो एक ग्लाइकोप्रोटीन से मिलके बनी होती है। और इसमें ऐसे स्पेसिफिक टाइप के ये ZP3 स्पर्म बाइंडर पाए जाते हैं, इनको स्पर्म रिसीवर भी कहा जाता है। ठीक है, ZP का मतलब होता है जोनो पेलुसिडा 3। ठीक है, ये इस तरीके के बाइंडर पाए जाते हैं। तो ये जो बाइंडर होते हैं इनको क्या कहते हैं, स्पर्म बाइंडर भी कहा जाता है, ये इनको स्पर्म रिसीवर भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, स्पर्म जो होता है, जब स्पर्म और ओवम का मिलन होता है, इन दोनों का फ्यूजन होता है, तो उसमें जो स्पर्म होता है वो इस ZP3 जो बाइंडर होता है इसी से वो क्या होता है, एंटर होता है अंदर। ठीक है, यही वे होता है, एक तरह का रास्ता होता है जिसके थ्रू वो इसमें एंटर होता है, तो इसको बोलते हैं ZP3 स्पर्म बाइंडर। ठीक है, उसके बाद में तीसरी जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेम्ब्रेन होती है, बहुत ही वाइटल मेम्ब्रेन होती है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने की वजह से इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, वाइटलाइन मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कौन सी होती है, वाइटलाइन मेम्ब्रेन होती है। ठीक है,
अब इस वाइटलाइन मेम्ब्रेन जो होती है इसके चारों तरफ का जो ये स्पेस होता है यानी जोना पेलुसिडा और ये पेरी वाइटलाइन मेम्ब्रेन जो होती है इसके बीच का जो ये स्पेस होता है इस स्पेस को क्या कहा जाता है? पेरी। पेरी का मतलब चारों तरफ, किसके चारों तरफ? वाइटलाइन मेम्ब्रेन के चारों तरफ, तो इसको क्या बोलते हैं? पेरी वाइटलाइन स्पेस। और ये जो स्पेस होता है वहां पे फर्स्ट पोलर बॉडी पाई जाती है। ठीक है, जब मियोसिस फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट होता है तो उसमें क्या बनता है? ओवम बनता है, यानी ओवम का मतलब सेकेंडरी ओसाइट बनता है और फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। तो ये फर्स्ट पोलर बॉडी जो होती है वो इस ओवम की पेरी वाइटलाइन स्पेस में पाई जाती है और ये पोल पे पाई जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पोलर बॉडी। ठीक है, तो इसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं था, ये क्या कर रही थी कि सेल डिवीजन में हेल्प कर रही थी और दूसरा इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा इसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, अब ये इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं? ओप्लाज्मा। जैसे नॉर्मल सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मा। ऐसे ही ओवम सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं? ओ का मतलब ओवम प्लाज्मा, ओ प्लाज्मा इसको कहा जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो होता है ये न्यूक्लियस पाया जाता है और ये जो न्यूक्लियस इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होती है, 23 होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फीमेल के अंदर होता है तो फीमेल प्रो न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस की जो प्री मेच्योर फॉर्म होती है उसको बोलते हैं प्रो न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद इसमें ऐसे स्पेसिफिक टाइप के ग्रेनुल्स पाए जाते हैं और ये जो ग्रेनुल्स होते हैं इनको बोलते हैं कॉर्टिकल ग्रेनुल्स। ठीक है, तो ये कॉर्टिकल ग्रेनुल्स होते हैं। अब ये जो कॉर्टिकल ग्रेनुल्स होते हैं इनका क्या फंक्शन होता है? तो देखिए, जैसे ही स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है फर्टिलाइजेशन के दौरान, तो ये स्पर्म जो है वो इस ZP3 के थ्रू जैसे ही इसमें एंटर होते हैं, एंटर होने के बाद में एक स्पर्म की जैसे ही एंट्री हो जाती है, एंट्री होने के बाद में ये जो कॉर्टिकल ग्रेनुल्स होते हैं वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और हाइपर एक्टिव होने के बाद में ये क्या करते हैं? ये जो बाइंडर होते हैं ZP3 बाइंडर, जैसे ही स्पर्म जो इसमें एंटर हो गया, एंटर होने के बाद में अब ये जो बाइंडर होते हैं उन पे ये कॉर्टिकल ग्रेनुल्स क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं और जमा होकर के वो क्या कर देते हैं? इस ZP3 बाइंडर को क्लोज कर देते हैं और ये जोना पेलुसिडा जो लेयर होती है उसको हार्ड बना देते हैं ताकि अदर स्पर्म की एंट्री नहीं हो पाए, पॉलीस्पर्मी जो है वो नहीं हो पाए। उसको रोकने के लिए ये कॉर्टिकल ग्रेनुल्स जो होते हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये होती है ओवम की स्ट्रक्चर। ठीक है, ओवम की स्ट्रक्चर में अपन ने देखा कि ओवम जो होता है मोस्टली ओवम शेप का होता है, बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल होती है, ये 130 माइक्रोन इसका साइज होता है और इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो हैप्लॉइड होती है, 23 होते हैं। ठीक है, और ये थ्री लेयर से मिलकर बनी होती है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो कोरोना रेडिएंटा होती है, सबसे मिडल वाली जो लेयर होती है ये जोना पेलुसिडा लेयर होती है जो एक ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इसके ऊपर एक स्पेसिफिक टाइप के स्पर्म बाइंडर पाए जाते हैं जिनको ZP3 बाइंडर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में तीसरी जो लेयर होती है बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसलिए इसको वाइटलाइन मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके अंदर प्लाज्मा पाया जाता है। अब इस वाइटलाइन मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक स्पेस होता है जिसको पेरी वाइटलाइन स्पेस कहा जाता है। इस स्पेस के अंदर क्या होती है? फर्स्ट पोलर बॉडी होती है। ठीक है, इसके बाद अपन ने देखा कि इसके सेंटर में क्या होती है? न्यूक्लियस होता है, फीमेल प्रोन्यूक्लियस होता है और इसमें एक स्पेसिफिक टाइप के ऐसे ग्रेनुल्स पाए जाते हैं जिनको कॉर्टिकल ग्रेनुल्स कहा जाता है। और ये कॉर्टिकल ग्रेनुल्स क्या करते हैं? एक स्पर्म की एंट्री के बाद में इस जोना पेलुसिडा जो लेयर होती है उसको हार्ड बना देते हैं जिसकी वजह से अदर जो स्पर्म होती है उसकी एंट्री को ये क्या कर देते हैं? रोक देते हैं। ठीक है, तो ये होती है स्पर्म की स्ट्रक्चर। तो आज अपन ने पढ़ा कि सबसे पहले अपन ने पढ़ा स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, उसमें अपन ने देखा कि किस तरीके से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, मैच्योरेशन होता है। उसके बाद में अपने स्पर्म की पूरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसके बाद अपन ने oogenesis प्रोसेस पढ़ा। oogenesis में अपन ने देखा कि किस तरीके से ओवम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, किस तरीके से होता है और कब होता है। उसके बाद में अब अपन ने पढ़ा कि ओवम की स्ट्रक्चर कैसी होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्पर्म अपन ने पढ़ लिया, ओवम अपन ने पढ़ लिया, अब इन दोनों का फ्यूजन पढ़ेंगे जिसको क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद अपन पढ़ेंगे कि जो ब्लास्टोसिस होता है उसका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, जो क्लीवेज प्रोसेस होती है वो किस तरीके से होती है। ये सारी की सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ओके, थैंक यू।